तो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का नाम है। थर्मो का मतलब होता है हीट, हीट का मतलब होता है गर्मी, डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, मोशन का मतलब होता है गति, फ्लो करना। व्हाट इज हीट? हीट क्या है? गर्मी क्या है? एक तरह की एनर्जी है, एक तरह की एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। पॉइंट ए बना लिया, पॉइंट बी बना लिया, ए से बी की तरफ हीट ट्रेवल करती है। ट्रेवल करती है क्यों? हीट है, हीट इधर से इधर की तरफ ट्रेवल करती है। सो टी ए ग्रेटर देन टी बी, यानी टेम्परेचर एट ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट बी। हीट के फ्लो से, इसकी डायरेक्शन से वी कैन ईजिली नो व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज विच टेम्परेचर इज हायर एंड विच इज लोअर। फॉर हीट फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस इज मस्ट। हीट फ्लो के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस बेहद जरूरी है। ओके, तो ये पहली बात मैंने आपको समझा दी। अच्छा, दोस्तों मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु हूँ और थर्मोडायनामिक्स को 3 पार्ट में लाया हूँ। समरी है ये। अगर आपके स्कूल में ये करा दिया गया है तो आप फिलहाल इससे कर सकते हो, और अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हो, पेड वाली क्लासेस में पढ़ते हो, तो आपको पता है कि मैं इसमें अभी बहुत सारी और डिटेलिंग भी जोड़ता हूँ। और जो नहीं भी पढ़ते हो उनके लिए भी मैं इतना मटेरियल दे देता हूँ कि बस उनको एक बार थोड़ा सा बुक से देखना है, सारा चैप्टर उनका। अब आप देखिएगा कि thermodynamic system, it is substance under our study। हमारे ऐसा सब्सटेंस जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, तो वो हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है। जैसे बॉइलिंग वाटर केप्ट इन अ बीकर, खौलता हुआ पानी एक बीकर के अंदर रखा हुआ है, हमको उसको यूज़ करना है, वो रखा हुआ है हमारे पास में। हम अगर देखें ध्यान से, ये पानी रखा हुआ है, खौल रहा है, खुला बर्तन है, ये खौल रहा है पानी, पानी भी बाहर निकल रहा है और साथ में हीट भी बाहर निकल रही है। इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें पानी भी निकल रहा है और हीट भी निकल रही है। ये थर्मोडायनामिक्स, हीट फ्लो करने लगी, बर्तन ठंडा होने लगा, मतलब हीट बर्तन से बाहर की तरफ निकलने लगी। तो ये हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है। ये सिस्टम में एक हमारा होता है ओपन सिस्टम, खुला सिस्टम, बोथ मैटर एंड हीट आर exchanged between system and surrounding। मैटर और हीट दोनों सिस्टम और सराउंडिंग्स में अगर एक्सचेंज होते हैं तो वो हमारा ओपन सिस्टम है। ये हमारा देखिए ऐसे एक रखा हुआ है, ये देखिए इसका ऐसे ये उड़ गया, निकल गया, ये हमारा एक ओपन सिस्टम है। इसमें एक हीट भी निकल रही है, गर्मी निकल रही है, मतलब ठंडा भी हो रहा है, और ऊपर से कुछ वेपर भी निकल रही है। तो इसका मतलब है कि उसके साथ एक ये भी समस्या जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा एक ओपन सिस्टम हो गया। फिर यहाँ पर अभी जगह है
क्लोज सिस्टम। इसमें क्या है कि ओनली हीट इज एक्सचेंज्ड, सिर्फ गर्मी का आदान प्रदान हो, सिर्फ हीट का आदान प्रदान हो। बर्तन ऐसे है, पानी खोल रहा है, ऊपर से ढक्कन हमने बंद कर दिया। अभी क्या है कि पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन गर्मी निकल रही है, वो ठंडा होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। ये हमें कैसे पता चले? आप बर्तन को छू के देखिए, आपको गर्म महसूस होगा। क्या हो रहा है कि गर्मी जो है, गर्मी ज़्यादा गर्म से ठंडे की तरफ चलती है, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ चलती है। बर्तन का टेम्परेचर ज़्यादा है, आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उनका टेम्परेचर कम है। ये क्लोज सिस्टम हो गया। और एक होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। नथिंग इज एक्सचेंज्ड, जैसे थर्मस फ्लास्क। आप लोग थर्मस यूज़ करते हो, जिसमें गर्म चीज़ गर्म और ठंडी चीज़ ठंडी बनी रहती है। तो उसी थर्मस को आप ले लीजिए, उसी को मैं बोल रहा हूँ थर्मस फ्लास्क। तो वो हमारा हो गया। तो एक बार तेज़ी से इसको देखिए, ज़्यादा जल्दी जल्दी मत बढ़ाइए। सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल वाला बटन प्रेस कर दीजिए, चैप्टर को पढ़िए, तैयार करिए। स्कूल के टेस्ट नज़दीक हैं, फटाफट पढ़िए। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है, सिस्टम और कुछ नहीं होता है, एक पदार्थ होता है। जैसे ये पानी रखा हुआ है तो ये भी एक सिस्टम हो गया। बॉइलिंग वाटर को हमने रख लिया, ये सिस्टम हो गया। सिस्टम में ओपन सिस्टम है, इसे पूरा खुला छोड़ दो, कप ले आओ, खुला छोड़ दो, थोड़ी थोड़ी खुशबू भी उससे निकलेगी बाहर, तो कुछ मैटर भी निकल रहा है और गर्मी भी निकलेगी, हीट भी निकलेगी। क्लोज सिस्टम क्या होता है? ओनली हीट, उससे केवल हीट निकलती है। और आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ नहीं निकलता है, इंसुलेटेड होता है। जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर भी आप देखो तो इंसुलेटेड होता है। और जैसे थर्मस फ्लास्क होता है हमारा, मिल्टन टाइप के आप यूज़ करते हो, उसमें एक लेयर होती है एक्स्ट्रा, उसके अंदर एयर भरी होती है, तो उससे क्या होता है, वो आइसोलेटेड बन जाता है, हीट में एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ठीक है, ये हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम हो गया। अब हम इसके बाद बात करेंगे सराउंडिंग्स की और बाउंड्री की। सराउंडिंग की करेंगे और साथ में बाउंड्री की भी करेंगे। सराउंडिंग्स आसपास की चीज़ों को कहते हैं, और बाउंड्री वो होती है जो सिस्टम और सराउंडेड को सेपरेट करती है। देखिए, समझिए बात को। ये रखा हुआ है हमारा सिस्टम, ये चल रहा है, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सराउंडिंग है, ये हमारा सराउंडिंग है, ये हमारा सराउंडिंग है, ये ऊपरी हिस्सा भी हमारा सराउंडिंग है, और ये भी हमारा सराउंडिंग है। एक आपको ये जैसे ऊपर एक इमेजिनरी लाइन दिख रही है, भाई पानी कहीं अगर भरा हुआ रखा हुआ है तो ऊपर कोई लाइन तो नहीं बनी हुई होती है, कोई सरफेस तो नहीं बना होता। एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी पानी स्थिर है में एक लाइन ऐसी दिखाई दे रही, लाइन तो नहीं है कोई वहाँ पे। तो एक ये हमारी इमेजिनरी लाइन होती है, एक हमारी ये आपकी रियल लाइन होती है। तो यही आती है हमारी बाउंड्री की कैटेगरी में, ये भी हमारी आती है बाउंड्री की कैटेगरी में। ठीक है, रियल लाइन या इमेजिनरी लाइन बाउंड्री कहलाती है। जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे तो वो हमारी कहलाती है बाउंड्री। तो ये बाउंड्री वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी अब, ठीक है ना। बाउंड्री जो सेपरेट करे सिस्टम और सराउंडिंग को, सिस्टम सराउंडिंग्स।
ये जो दिख रही है आपको बीच की लाइन, यही है आपकी बाउंड्री, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करे। प्रोसेस कई तरीके के होते हैं, डिफरेंट टाइप के, टाइप्स ऑफ। छोटी छोटी बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको बुक खोल के आप एनसीईआरटी खोल लीजिए, शुरू से थोड़ा पढ़ते जाइए, फालतू की जो चीज़ें लगे छोड़ते जाइए, तमाम बकवास भी लिखी है, मेन मेन चीज़ें आप देखते जाइए, डेफिनेशन वाला पार्ट पकड़ते जाइए, क्वेश्चन उठाते जाइए। टाइप्स ऑफ प्रोसेस में जैसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इसको पहला लिखा जाए टाइप्स ऑफ प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के दरमियान टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस, ये एक तो मैंने देखो डेफिनेशन बता दी आपको। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि जो इंटरनल एनर्जी है U डिपेंड्स ऑन, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्या? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? वो बात की उससे कोई मतलब नहीं है। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U इक्वल टू 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। डेल्टा U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी 0 होती है। आइसोथर्मल के बाद एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है, इसमें आपका टेम्परेचर, सॉरी हीट, Q इक्वल टू 0, या ऐसे Q लिख सकते हो, कुछ लोग स्मॉल लिखते हैं, कुछ लोग कैपिटल लिखते हैं, मतलब नो हीट एक्सचेंज, Q बराबर 0, एडियाबेटिक प्रोसेस, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट का आदान प्रदान, लेन देन नहीं होता है। तीसरा, अब आइसोथर्मल हुआ, आइसोबारिक प्रोसेस, बोला P कांस्टेंट, मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, प्रेशर में कोई अगर चेंज नहीं होगा तो डेल्टा P 0 होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस V कांस्टेंट डेल्टा V 0। वॉल्यूम कांस्टेंट, याद करो, आइसो माने सेम होता है, कोर माने वॉल्यूम होता है, सेम वॉल्यूम। आइसो बार, बार माने प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट डेल्टा P 0। हीट कांस्टेंट आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में आपका क्या होगा? Q 0 होगा। ये आपकी शुरुआत की कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें छूट सकती हैं, उसको आप बुक से भी पढ़िएगा। अब चलिए आते हैं इंटरनल एनर्जी पर। इंटरनल एनर्जी, अंदर की एनर्जी, इसको डिनोट करते हैं U से या E से। ये हर तरह की एनर्जी, जितने भी तरह की एनर्जी होती हैं, उन सबका ये टोटल होता है। इट इज़ सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, सब तरह की एनर्जी, ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी। और ऑल काइंड ऑफ एनर्जी में दो ही एनर्जी आती हैं, काइनेटिक एनर्जी
और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम लिख सकते हैं U इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पुराना कन्वेंशन है E वाला, अभी नया कन्वेंशन U चलता है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत तरीके की होती है, लेकिन कुछ मैंने खास इसमें पिक किया हुआ है। एक वाइब्रेशनल एनर्जी है, एक रोटेशनल एनर्जी है और एक ट्रांसलेशनल एनर्जी है। तो ऐसे कई तरह की मॉलिक्यूल्स में एनर्जी होती है। इसके अलावा एक पोटेंशियल एनर्जी में एक ही मैंने लिख दिया, एक बॉन्ड एनर्जी। तो हर तरह की एनर्जी का जो टोटल होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। डेल्टा U चेंज इन एनर्जी, ये U2 माइनस U1 होता है। और डेल्टा U की जो वैल्यू होती है वो QV के इक्वल होती है। यहाँ पर जो QV की वैल्यू होती है, QV होती है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हमको ये वाला टर्म हमारे लिए बहुत खास है, ये हमको याद रखना है कि जो डेल्टा U की वैल्यू है वो एक और कुछ नहीं है, वो हीट के इक्वल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक दो बातें इसके बारे में मैं और लिख देता हूँ। इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे, मात्रा पे निर्भर करती है। वो इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है अमाउंट पर वो कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसके अलावा एक बात हमें और लिखनी है, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। ये हमारा स्टेट फंक्शन है। इट डिपेंड्स ऑन states and not on path। तो दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक पाथ फंक्शन होते हैं और एक स्टेट फंक्शन होते हैं। ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, मतलब कहाँ से शुरू किया और कहाँ से ख़त्म किया उस पर डिपेंड करता है। तो इंटरनल एनर्जी हमेशा एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टर्म होता है। अब चलिए इंथैल्पी पे आते हैं। इंथैल्पी केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना। इंथैल्पी की ज़रूरत केमिस्ट्री में हर जगह पड़ेगी, ठीक है। इंथैल्पी क्या होता है कि ये नेट हीट कंटेंट है, ये आपका
नेट हीट कंटेंट है। एक अंदर की एनर्जी है, बाहर की एनर्जी है, एक तरह से बाहर की एनर्जी है। इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी वर्क। थर्मोडायनामिक्स में P इंटू वी को प्रोडक्ट को वर्क बोलते हैं, थर्मोडायनामिक वर्क। तो ये सम होता है इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क का। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आई हैं, जैसे कि हमारा P क्या है, तो P आप लोग जानते हो, कॉमन सा एक फिगर है। P से प्रेशर होता है, P हमारा है प्रेशर, V हमारा है वॉल्यूम। चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच, अगर इंथैल्पी ये है तो चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच है। इसको आप एक ऐसे निकाल सकते हो H2 माइनस H1 करके, एक आप H फाइनल माइनस H इनिशियल करके निकाल सकते हो। बाद वाले इंथैल्पी में पहले वाले इंथैल्पी को माइनस कर सकते हो। फिर ये चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच है, डेल्टा एच की वैल्यू QP के इक्वल है। अब QP क्या है, तो QP है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है उसी को हम बोलते हैं QP, और वही कहलाता है चेंज इन इंथैल्पी। ये भी H भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी ये भी अमाउंट पे डिपेंड करती है। मतलब कि ज़्यादा अमाउंट होगा तो उसकी इंथैल्पी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और इसके अलावा ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट पे डिपेंड करता है। अब सवाल ये है कि एक हमारा टर्म डेल्टा एच हो गया चेंज इन इंथैल्पी, और एक टर्म हो गया हमारा डेल्टा यू। इनके बीच में एक रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। मैं जल्दी से आपको इसके बारे में बताता हूँ, एक एक करके टर्म में आपको दिखाता हूँ। देखिए, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। फिलहाल इसको हम इक्वेशन 1 डाल लेते हैं। डेल्टा एच पता है आपको, डेल्टा यू पता है आपको, डेल्टा एन जी है प्रोडक्ट मोल्स माइनस रिएक्टेंट मोल्स, और वो भी हमको सिर्फ गैसियस वाले लेने हैं। सिर्फ कौन से लेने हैं, गैसियस वाले। जो सॉलिड और लिक्विड वाले हैं उनको हमको छोड़ देना है। ठीक है, प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल्स, ओनली गैसियस। ठीक है, और आर हमारा गैस कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू अक्सर ये जाती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और डेल्टा एन जी जो है वो मैं लिख ही चुका हूँ, और आर जो है वो हो गया, टी जो हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे भी लिखा जा सकता है, इक्वेशन 1 में ऑल्सो बी रिटन एज, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये टर्म हमारा है QP, तो QP इक्वल टू QV प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। इस पे आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मेन काम होता है डेल्टा एन जी की वैल्यू को पकड़ के चलना। जैसे मान लीजिए डेल्टा एन जी बराबर अगर 0 है, इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, तो अगर डेल्टा एन जी 0 है तो QP इक्वल टू QV के होता है। तो इस तरीके से वो न्यूमेरिकल्स भी बनाते हैं। आप इस पे आराम से वर्किंग कर सकते हो, इस फॉर्मूले पे। इस पे अक्सर एक आपको अच्छा सा बढ़िया सा आपको न्यूमेरिकल मिल जाता है। ठीक है, ये पहला पार्ट है। इसमें मैं आपको फर्स्ट लॉ से रिलेटेड सारा डिस्कशन बता रहा हूँ। आगे देखिए, अगला जो हमारा पार्ट आएगा वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इट इज लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेरे हिसाब से दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैं इसका स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप सभी को आता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वी कैन ओनली कन्वर्ट इट from one form to another. If you want to write it, then you can write. Energy can neither be created nor destroyed. We can convert it from one form to another. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे लिए ज़रूरत क्या है? इसके मैथमेटिकल फॉर्म की ज़रूरत है। तो मैथमेटिकल फॉर्म होता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। ये ध्यान रखना कि ये जनरल फॉर्म है, इट इज़ जनरल फॉर्म। क्यू होता है हीट, डब्लू होता है वर्क, हीट और वर्क, और इनको साइन कन्वेंशन के साथ हमको यूज़ करना पड़ता है। क्यू एंड डब्लू विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। मतलब जब भी आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना हो तो Q और W की वैल्यू हम रखेंगे साइन के साथ में। वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। देखिए, हीट गिवन टू सिस्टम, सिस्टम को हीट मिल रही है प्लस Q, हीट टेकन आउट फ्रॉम सिस्टम माइनस Q, वर्क डन बाय सिस्टम माइनस W, वर्क डन ऑन सिस्टम प्लस W। तो बहुत इसका ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन न्यूमेरिकल में आपकी ये दिक्कत करती है। और मैं फॉर्मूले यहाँ पर वर्क के लिए ले रहा हूँ। वर्क पहला फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, डब्लू रिवर्सिबल इक्वल टू, अक्सर इस पर न्यूमेरिकल आता है nRT log V2 बाई V1। डब्लू रिवर्सिबल की वैल्यू होती है 2.303, n मोल है, n है नंबर ऑफ मोल्स। वैसे इसको और एक करते हैं, 2.303 nRT log P1 अपॉन P2 बेस 10। अच्छे से याद करना है इन फॉर्मूलों को। ये फॉर्मूला होता है आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है, और n होता है हमारा मोल्स। बाकी आप देखो V1 है तो V1 मतलब पहले वाला वॉल्यूम, V2 बाद वाला वॉल्यूम, P1 पहले वाला वॉल्यूम, P2 बाद वाला वॉल्यूम, n नंबर ऑफ मोल्स है, R आपको मैं भी लिख चुका हूँ इधर, जो ऊपर लिखा था अभी इसके पहले लिखा था, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो ये वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस है। और नंबर 2 पे फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है W इरिवर्सिबल, उसको P इंटू डेल्टा V लिखते हैं। ये P एक्सटर्नल होता है, फिर बराबर हुआ P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। वर्क रिवर्सिबल का ये फॉर्मूला होता है और वर्क इरिवर्सिबल का ये फॉर्मूला होता है। जल्दी से फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना बना सकते हो ना ख़त्म कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। श्री कृष्ण जी प्रभु जी ने गीता में जो उपदेश दिया था कि आत्मा अजर अमर है, ये रूप बदलती है, इसको मारा नहीं जा सकता है, इसको बनाया नहीं जा सकता है, ऐसे ही बिल्कुल स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ का है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी बड़ी सिंपल है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, और इसको आप न्यूमेरिकल यूज़ करने में करेंगे। ये हम लोग पार्ट 1 में चल रहे हैं,
पार्ट 2 में मैं थर्मोकेमिस्ट्री बनाऊंगा। हीट गिवन टू सिस्टम प्लस क्यू, ये आप इसको याद रखिए। और दो तरह के प्रोसेस हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इन दोनों प्रोसेस को आप लेके चलिए और ये आपके फॉर्मूले हैं। पी एक्सटर्नल का मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर, तो इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल अक्सर मिल जाते हैं। अब ये हम फर्स्ट फेज हमारा ख़त्म होने की तरफ आ रहा है। हमें दो टर्म और लेने हैं, एक सीपी है और एक सीवी है, और इसको भी मैं ज़रा ब्रीफली समझा देता हूँ। देखिए, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं हम सीपी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो वैल्यू होती है सीवी। कुछ रिलेशन है इसके, जैसे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, एक ये फॉर्मूला है, ये मेयर्स फॉर्मूला है, मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है। सीपी आपको पता है, वी सीवी आपको पता है, और सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू गामा होता है, ठीक है। गामा की वैल्यू 1.6, गामा की वैल्यू 1.4, मैंने एक एक डिजिट लेके चला है। ये है फॉर मोनोएटॉमिक गैस, ऐसी गैस जिसमें एक ही एटम हो। एक ही एटम वाले में जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप हीलियम ले लो, नियॉन ले लो, ऐसे ले लो। और ये होता है फॉर डायटॉमिक, डायटॉमिक जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, HCl हो गया, ये सब हो गए। और 1.3 फॉर ट्राइएटॉमिक, जैसे आपका CO2 हो गया, SO2 हो गया, ठीक है, वगैरह। तो ये आपका 1.6, 1.4, 1.3। तो ये हमारा पार्ट 1 था, और इतनी चीज़ें मुझे पार्ट 1 में ज़रूरी लगती थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बहुत जल्द पार्ट 2 के साथ में, और उसमें मैं डिस्कस करूँगा थर्मोकेमिस्ट्री। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।